वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको पता है कि हमारी आपदा प्रबंधन और पर्यावरण पर 2 सीरीज़ हमने फ़िलहाल चालू कर रखी हैं और उनमें हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपदा प्रबंधन के 2 पार्ट हम आपदा प्रबंधन के कर चुके हैं। कितने? आपदा प्रबंधन पर हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन के 7 पार्ट आ चुके हैं। पर्यावरण अध्ययन की 7 क्लासेस आपके लिए आ चुकी हैं, ठीक है ना, 7 क्लास। और दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये दोनों हमने सीरीज़ चलाई है, ख़ास तौर को यूपीएससी को ध्यान में रखकर चलाई हुई है। और क्योंकि जो यूपीएससी की क्लासेस होती है, बाकी छोटे मोटे जो एग्ज़ाम है वो सभी कवर, यानी इसमें जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके, सारे एग्ज़ाम हैं आपके वो क्लियर होंगे। तो आज की क्लास का मैं आपको ब्यौरा दे देता हूँ। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी आपदा प्रबंधन पर रहेगी, क्लास नंबर 3। इससे पहले 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो आप देख सकते हो। तो हम अपनी क्लास करते हैं शुरू। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो ताकि हमारी जो नई वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ही हमारा 5 स्टार क्वेश्चन है भाई। ये आप निशान लगा लो, 5 स्टार क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज देखो, इंग्लिश में लिख रखे हैं, मैं पहले बता चुका, लेकिन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इनको समझाऊंगा। ये पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ लोकेटेड। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपकी इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर की, ठीक है। बिल्कुल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यदि इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर की मैं बात करता हूँ तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको: होनोलुलु, जकार्ता, गोवा और पुडुचेरी, ठीक है। आप अपना आंसर अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और फिर मिलान कीजिएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका होनोलुलु के अंदर है। कहाँ पर है आपका? होनोलुलु के अंदर है। तो इसकी जो स्थापना थी, ठीक है, जो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है दोस्तों, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर की। इसकी स्थापना IOC और यूनेस्को ने मिलकर 1960 में की, ठीक है। कब की? IOC और यूनेस्को ने मिलकर 1960 में इसकी स्थापना की। और जो इसकी पहली मीटिंग है, ठीक है ना, इसकी पहली जो इसकी मीटिंग है वो 19 से 27 अक्टूबर 1961 को कहाँ पर हुई? पेरिस में। कहाँ पर हुई दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर हुई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि IOC क्या होता है। IOC होता है आपका इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन, ठीक है। ये फुल फॉर्म है IOC की, ठीक है, यानी इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन, ठीक है। और यदि मैं इसकी बात करता हूँ IOC की, ठीक है, IOC की स्थापना भी है जो आपकी किसके द्वारा की गई थी? यूनेस्को के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। किसने की थी इसकी?
यूनेस्को ने, ये यूनेस्को का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। क्या है दोस्तों? ये यूनेस्को का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, इसकी स्थापना भी किसने की थी? यूनेस्को ने ही की थी। ठीक है, और यूनेस्को ने इसकी स्थापना कब की थी? 1961 में की थी। ठीक है, 1960-61 में इसकी स्थापना की गई थी आपकी यूनाइटेड नेशन। और इसके जो काम क्या है? इंटर गवर्नमेंट ओशिनोग्राफी कमीशन के काम क्या है कि भाई जो समुंदर के अंदर जो सुनामी लहर वगैरह आती है, इनकी जानकारी टाइम टू टाइम यूनेस्को को देना, या जो आपके इंटरनेशनल सुनामी सेंटर हैं इनको देना, ताकि उनसे बचा जा सके। यानी ओशियन से संबंधित जो भी ओशियन के अंदर जो भी गतिविधि होती है, उनकी पूरी की पूरी सूचना किसको देना? आपकी यूनेस्को को देना, और यूनेस्को फिर आगे संबंधित जो भी इसका सेंटर है उसको इसकी जानकारी देगा। ठीक है, अब बात आती है भाई यूनेस्को की। ठीक है, थोड़ा सा यूनेस्को को भी देख लेते हैं, यूनेस्को को भी देख लेते हैं। जो यूनेस्को है इसकी फुल फॉर्म होती हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो इसकी फुल फॉर्म है, तो भाई ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की क्या है? फुल फॉर्म है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, यदि मैं इसकी स्थापना की बात करता हूँ, स्थापना इसकी आपकी 19 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और यदि मैं इसकी मुख्यालय की बात करता हूँ, मुख्यालय यानी जिसको हम हेड क्वार्टर बोलते हैं, वो है आपका पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? और इसके जो अध्यक्ष है, ठीक है, इसके अध्यक्ष है एड्रू अजोली इसके क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यानी हमारा जो दायरा है दोस्तों, आपदा प्रबंधन तक नहीं रहेगा। आपदा प्रबंधन के आसपास जो भी क्वेश्चन आ सकता है उसको हम इसके अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, वो एक भी क्वेश्चन हम इसके अंदर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने बात की कि इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर है? ये आपका होनोलुलु में है। एक ये क्वेश्चन आएगा कि ये होनोलुलु क्या है? ये आपका हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप में आपका होनोलुलु पड़ता है, हवाई द्वीप में पड़ता है। और ये हवाई द्वीप की यदि मैं बात करता हूँ, तो जो अमेरिका है, अमेरिका से 2000 मील दूर है ये आपका। अमेरिका की जो मेनलैंड है ना, मेनलैंड का मीनिंग समझते हो? यानी उसकी मुख्य भूमि से कितनी दूर है? 2000 मील दूर पड़ता है हवाई द्वीप। यानी ये एक प्रकार से इस पे अधिकार है ना हवाई द्वीप पे, वो किसका है? अमेरिका का अधिकार इसके ऊपर है। ठीक है, और एक और ख़ास बात मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। ठीक है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है,
और उम्मीद करता हूं कि भाई जो भी जानकारी मैंने इस क्वेश्चन में दी है बिल्कुल हमने डिटेल से इस क्वेश्चन को पढ़ा है। ठीक है, और आप ये भी एक मान के चलिए कि हमने एक क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, कम से कम 10-15 क्वेश्चन इसके अंदर किए हैं। यदि आपने पूरी अच्छी लास्ट तक क्लास को देखोगे ना तो सारे के सारे जो कंसेप्ट आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कितने स्टार क्वेश्चन था भाई? ये हमारा 5 स्टार क्वेश्चन था। तो आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड गोल, यानी जो प्रारंभिक फर्स्ट एड होता है ना भाई, जैसे बाइक वगैरह लेके आते हो उसके अंदर भी बॉक्स होता है, उसमें फर्स्ट एड, उसमें आपके 1-2 दवाइयाँ लगाने की और 1-2 मेडिसिन वगैरह होती है, पट्टी होती है। तो फर्स्ट एड का जो गोल है उसके क्या है, यानी फर्स्ट एड के क्या क्या गोल हो सकते हैं? सेविंग लाइफ यानी जीवन को बचाना, सेविंग लाइफ यानी जीवन बचाना। ठीक है, वाचिंग द विक्टिम कंडीशन विदाउट वरी। ठीक है, जो विक्टिम है, पीड़ित है, जो पीड़ित है, पीड़ित की तत्कालीन परिस्थिति बिना चिंता के देखना, बिना चिंता के देखना। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प विद रिकवरी। ठीक है ना, और सहायता करना, ठीक करने में सहायता करना। ठीक है, तो ये फर्स्ट एड। तो भाई 3 और नेक्स्ट है ऑल द अबव। तो बिल्कुल भाई जो फर्स्ट एड होती है उसके जो मुख्य जो गोल होता है वो क्या होता है? जीवन को बचाना ही होता है। और जो विक्टिम्स है, मान ले किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसको फर्स्ट एड की सहायता है। तो ये नहीं है कि भाई उसका एक्सीडेंट किसने किया, कैसे किया, ठीक है, या भाई उस पर कोई पहले इस पर पुलिस केस होगा तब जाके उसको फर्स्ट एड दोगे, नहीं। कोई भी कंडीशन की चिंता करे बिना हमें क्या है, उसकी प्रेजेंट कंडीशन को देखना और उसकी जो रिकवरी है उसमें सहायता करना, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो। और नेक्स्ट है ऑल दी अबो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल दी अबो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आ चुका है कि क्वेश्चन हमारा आपसे पूछता है कि फर्स्ट एड इक्विपमेंट, यानी फर्स्ट एड के अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं, यानी जो उसके अंदर इक्विपमेंट यानी यंत्र होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, यानी फर्स्ट एड में क्या क्या शामिल हो सकता है? कॉटन एंड बैंडेज। बिल्कुल भी अभी थोड़ी देर पहले देखा था उन्होंने। अब जैसे ही आप नई बाइक गाड़ी वगैरह लेके आते हो तो उसमें फर्स्ट एड का बॉक्स बाकायदा दिया जाता है। तो आप उसमें चेक करोगे, उसमें कॉटन और बैंडेज होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, ड्रेसिंग एंड पेन रिलीफ, वो बिल्कुल ड्रेसिंग करने का उसमें होता है, बीटाडीन होती है। और पेन रिलीफ यानी जो पेन किलर्स है वो भी दी जाती है ताकि दर्द कम हो। सीजर, ग्लव्स और एंटासिड बिल्कुल सभी पाए जाते हैं। ऑल द अबव, बिल्कुल भाई ऑल द अबव सभी पाए जाते हैं। यानी फर्स्ट एड के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल द अबव। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि विच गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड ए रिपोर्ट ऑन ट्रेनिंग, सर्च एंड रेस्क्यू फॉर द विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, यह आपसे पूछता है कि जब एक गवर्नमेंट है उसमें से जो रिपोर्ट जो ट्रेनिंग की है यानी प्रशिक्षण की है, सर्च की है, सर्च मैंने समझते हो आप किस चीज़ को खोजना, रेस्क्यू किस चीज़ को बचाना, फॉर विलेज डाइजेस्टर, गांव का जो एक डाइजेस्टर होता है, ठीक है, उसके लिए जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो कौन सी होती है? पहला दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तरांचल, ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया, नेक्स्ट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो भाई देखो
उत्तरांचल नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। जो नेक्स्ट जो हमारा उत्तर होगा वो होता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या आंसर होगा हमारा? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इसका आंसर होगा। यदि हम बात करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की डिटेल में, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक है, कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना है, ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी जो स्थापना है, ठीक है, इसकी स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी वर्तमान में 700 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज हैं। वर्तमान में इसकी 700 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, यह समुदाय के सदस्यों को स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण करता है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। और इसके कुछ कार्य भाई आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ का काम करता है। तो जैसे भाई भूकंप वगैरह आता है, ठीक है ना, भूकंप वगैरह आता है तो उसमें सहायता प्रदान करना, आपदा के समय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है ये संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में सहायता करता है और नर्सों को खुद को उन्नत करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ठीक है, और जो भूकंप वगैरह या आपदा आ जाती है तो वहाँ दूध, पाउडर और विटामिन जैसी चीज़ें अस्पतालों को प्रोवाइड करना भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका कार्य है, यह अपनी शाखा पुरुषों के लिए सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण और महिलाओं को होम नर्सिंग कार्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है, और यह लोगों को ब्लड बैंक की सुविधा भी प्रदान करता है। किसकी सहायता? ब्लड बैंक है वो भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जब लोगों को जरूरत होती है ब्लड की, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जब बड़ी बड़ी आपदाएं होती हैं, तो इसकी सुविधा प्रदान करना किसके काम है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के। यह चाइल्ड केयर और शिशु पालन पर सामग्री का प्रकाशन और वितरण करता है। और भाई खास तौर से ये इसका फ्लैग होता है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ऐसे ये प्लस का निशान, ठीक है, और जो इसकी बैकग्राउंड होती है ये वाइट होती है, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, ये आप बोल सकते हो कि फ्लैग होता है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि वेव टाइड कोज्ड बाय सुनामीज। कहता है कि जो वेव या टाइड की वजह से जो सुनामी आती है उनसे क्या क्या हो सकता है? अर्थक्वेक यानी जो भूकंप है आपका, भूकंप आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। वोल्केनिक क्रैक यानी जो ज्वालामुखी है उनके क्रैक आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अंडरग्राउंड लैंडलोड्स हो सकते हैं, ज़मीन के अंदर जो ये कह सकते हो कि जो प्लेटें हैं वो खिसक सकती हैं। ऑल दी अबो, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑल दी अबो। जो वेव्स और टाइड्स होती है जो सुनामी की, वो इतनी मजबूत होती है, ठीक है, उनसे आपका भूकंप आ सकता है। ज्वालामुखी के क्रैक्स पड़ सकते हैं और ज़मीन के अंदर जो प्लेटें हैं वो खिसक सकती है। तो ये सभी के सभी जो कार्य हैं आपके, वो आपके वेव्स या कोटाइडल्स में हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भाई पढ़िए, मैं आपको एक्सप्लेन करके इसको बताता हूँ कि ये क्या है। कि आपसे पूछता है कि जो आपका अमेचर रेडियो है, ठीक है ना, अमेचर रेडियो है, ये इसका दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन इसने आपको दिया है प्रोफेशनल रेडियो, दूसरा पेस टाइम रेडियो, तीसरा आपका पॉकेट रेडियो और चौथा आपका हेम रेडियो। तो जो भी अमेचर रेडियो होते हैं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ है 1960 के बाद से लगभग। ठीक है, ये कैसे यूज़ होता है भाई? क्योंकि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा जब कोई आती है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा कैसे, जैसे भूकंप है, ठीक है, या कोई तूफान है, ठीक है, जब ये आते हैं तो इनके आने से क्या होता है भाई, जो संचार व्यवस्था है, ठीक है ना, संचार व्यवस्था है वो क्या पड़ जाती है? ठप पड़ जाती है। संचार व्यवस्था यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका, इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
कम्युनिकेशन सिस्टम ये आपकी ठप पड़ जाती है। ठीक है, फिर उस ठप कैसे पड़ जाती है कि भाई जैसे कोई भूकंप आया या तूफान आया तो उसमें बिजली के खंभे हैं आपके, वो आपके गिर सकते हैं बिजली के। और मोबाइल टावर्स है, हमारे मोबाइल टावर्स के जो खंभे हैं वो उससे प्रभावित हो जाती हैं। कनेक्टिविटी इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर जगह की देश से कनेक्टिविटी टूट जाती है। ठीक है, कनेक्टिविटी टूट जाती है। ठीक है, टूट कैसे जाती है भाई, जब देखो आपको पता है जैसे उत्तराखंड के अंदर 2013-14 में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसमें इतना ज़्यादा बादल फटने से इतना पानी हो गया था कि त्राही माम हो गई थी। आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल के ऊपर बकायदा इसकी एक सीरीज आ चुकी है, आप वहां पर देख सकते हो, बिल्कुल रियलिटी के साथ सब चीज़ें दिखाई गई है। तो उसमें क्या होता कि भाई सब कुछ, मंदिर वगैरह, बिजली के खंभे, सड़कें, मोबाइल टावर, सब कुछ टूट गया था भाई। और आप यकीन मानिए आजकल के ही दिन थे, यानी जून जुलाई की जो छुट्टियां हुई थी उसके अंदर लोग वहां पर घूमने गए हुए थे। लाखों की तादाद में लोग देश के अन्य हिस्सों से वहां पर गए हुए थे और सब बहुत ज़्यादा जानमाल की हानि हुई थी। और लोग अपनों को ढूंढने के लिए जगह जगह पर देख रहे थे कि कहीं हमारा मिल जाए, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। कनेक्टिविटी टूट गई थी, फ़ोन नहीं मिल रहे थे, कॉल नहीं हो रही थी, बिजली की व्यवस्था वहाँ नहीं थी। तो वहाँ पर उस स्थिति में अमेचर रेडियो ने बहुत ज़्यादा अपना रोल है वो अदा किया था। ठीक है, और इसका ये प्रचलन में 1960 के बाद आया था। मैं पूरी डिटेल में अमेचर रेडियो आपको दिखाऊंगा अभी क्या होता है, कैसे सिस्टम होता है। आप समझ लीजिए कि जब सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो जाती है तो जब अमेचर रेडियो का जो है एक सेटअप किया जाता है। ठीक है, सेटअप किया जाता है जहाँ पर कोई आपदा आई है, जहाँ पर भूकंप आया है, जहाँ से टावर, बिजली, तो वहाँ से क्या है, देश की राजधानी दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। ठीक है, मीडिया के साथ कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। लोगों को बताया जा सकता है कि आपके चाहने वाले इस कंडीशन में सुरक्षित है या उनकी इस प्रकार डेथ हो चुकी है, उनको बताया जा सकता है। तो ये एक संचार व्यवस्था है और इसी को दूसरा नाम इसको हैम रेडियो भी बोला जाता है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम आपका हैम रेडियो भी है, आपको याद रखना है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक बार एक दूसरी स्क्रीन पर लिए चलता हूं दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपको स्क्रीन पर लेके आ चुका हूं, विज्ञान प्रसार की सरकारी है आपकी साइट है, मैं वहां लेकर आ चुका हूं। और मैं देखियो एक बार हैम रेडियो आपको जूम करके दिखाता हूं कि हैम रेडियो क्या होता है। ये देख लीजिएगा भाई सिस्टम, ये होता है आपका हैम रेडियो। संचार का एक साधन होता है, जहाँ पर भूकंप आता है, जहाँ पर कोई तूफान आता है, जहाँ पर रेडियो टावर, मोबाइल टावर्स वगैरह, बिजली काम करना छोड़ देती है, वहाँ पर ये सेटअप किया जाता है भाई, जिसको हम हैम रेडियो बोलते हैं। देख लीजिएगा, और इससे देश की राजधानी के साथ कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है, लोगों को सूचना दी जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा भाई यूजफुल है ये आपका हैम रेडियो। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है वो आपको बताया गया है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन करवा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, बिल्कुल डिटेल में। हैम रेडियो आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो रेडियो से पहले भी एक टेलीग्राफ प्रशिक्षक GM होस द्वारा हैम की परिभाषा दी गई। तार टेलीग्राफी में भी यह परिभाषा कभी नहीं बदली। यह वायरलेस ऑपरेटर लैंडलाइन टेलीग्राफर्स थे जो कार्यालयों से समुद्र में या तटीय स्टेशनों में ले जाए जाते थे। तो पहले कहाँ पर ले जाने का, समुद्र में या तटीय स्टेशन होते, इनको वहाँ पर ले जाया जाता था जहाँ पर टावर की या मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं होती थी, ये वहाँ ले जाए जाते थे। वे उनके साथ उनकी भाषा और उनके पुराने पेशे की परंपरा को भी लाए। उनके शुरुआती दिनों में स्पार्क का महत्व था। प्रत्येक स्टेशन उसकी तरंग धैर्य से गिरा था। तरंग धैर्य क्या होती है भाई, वेवलेंथ। ठीक है, वो सटीक रूप से प्रत्येक स्टेशन से, यानी उस पर क्या था, एक दूसरे से कनेक्टिविटी करने का ये बताया है। ठीक है, ये देख सकते हो एक और तस्वीर आपकी। ठीक है, हैम रेडियो की। अब ये कहता है
कि वह कारण पता नहीं जिसके कारण किसी शौकिया रेडियो ऑपरेटर को हेम कहा जाता है, कि भाई पता नहीं है कि इसका नाम हेम रेडियो क्यों पड़ा। ठीक है ना, इसका हेम रेडियो क्यों पड़ा अभी तक इस बात का नहीं पता। और इसका एक्चुअल नाम क्या है भाई, अमेच्योर रेडियो, अमेच्योर रेडियो इसका नाम है। अब ये किसके बारे में बता रहा है कि इसके दूसरे नाम हेम रेडियो के बारे में। कोई इन शब्द के तीन अक्षरों HAM के बारे में बोल रहा है, तो कोई कहता है कि भाई इनसे तीन महान वैज्ञानिकों के नाम है। H से क्या है, हर्ट्ज है, S से आपका हर्ट्ज है, ठीक है, और A से आर्मस्ट्रॉन्ग है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, और M से मार्कोनी है। ठीक है, कि भाई इन्होंने संचार, क्योंकि ये तीनों ही क्या थे भाई, इन्होंने फ्रीक्वेंसी की खोज की थी, चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं उनकी खोज की थी, और इन्होंने फ्रीक्वेंसी की खोज की थी, और मार्कोनी ने पता है भाई आपको टीवी की खोज की थी, और इसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज भी दिया गया था। यानी जो ट्रांसलेटिक रेडियो है उसका कैसे कनेक्टिविटी की जाती है उसकी खोज मार्कोनी ने की थी। तो विभिन्न लोगों का दावा है, साइंटिस्टों का, कि भाई इन तीनों ने ही क्या है कि एमेच्योर रेडियो बनाने में अहम, क्योंकि इसने फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है, और इसने रेडियो फ्रीक्वेंसी की खोज करी, ठीक है। मार्कोनी ने उसकी संचार व्यवस्था के द्वारा, तीनों के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, हेम रखा गया, ठीक है, तीन साइंटिस्टों के नाम पर। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई, याद रखना है आपको। लेकिन कुछ लोगों का मानना है जब युवा और अनुभवहीन रेडियो उत्साहियों ने वाहन इग्निशन कोयल पर आधारित क्रूड स्पार्क ट्रांसमीटरों के साथ हवा में जोखिम भर कार्य किया होगा, तो उन्हें उनके मोर्स को ट्रांसमिशन बहुत खराब हो गए होंगे और पेशेवर उन्हें हेमफिस्ट के रूप में खारिज कर दिया होगा। तो भाई आप देख सकते हो। और एक और अन्य वो क्या बोलते हैं कि भाई हेल्प, इसका नाम क्या है, हेल्प ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना। तो भाई क्योंकि ये हेल्प ऑफ मैन, क्योंकि भाई प्राकृतिक आपदाओं और नागरिक आपातकाल के दौरान संकट में लोगों की बहुत ज़्यादा इसने हेल्प की है, तो इसलिए इसको हेल्प ऑफ मैनकाइंड भी बोला गया है, हेल्प ऑफ मैनकाइंड। इसलिए भाई इसका नाम क्या पड़ा, हेम पड़ा, ठीक है। तो अलग अलग है भाई, देखो मैंने सारे डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हेम रेडियो को किसने क्या बोला है, ठीक है। अब इसकी जो उपयोगिताएं हैं थोड़ी सी मैं वो भी आपको बता देता हूं कि हेम रेडियो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा करके सीखो के आधार पर है, विभिन्न संचार उपकरणों और प्रणालियों के साथ प्रयोगों को जारी रख सकता है, और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूकंप, किसी आपदा के दौरान हवाई आपातकाल संचार व्यवस्था की स्थापना कर, जैसे हवाई चिकित्सा यातायात के संचालन के लिए लोगों की सेवा कर सकता है। बता चुका हूँ भाई ये सारी बातें मैं आपको। कुछ मैं आपको जो इसके काम है वो बता देता हूँ कि 1979 में जब गुजरात में माचू बांध टूट गया था, गुजरात के अंदर माचू बांध टूट गया था 1979 के अंदर, तो उसमें सारी संचार व्यवस्था खत्म हो गई थी, जितनी एजेंसियां थी सब कुछ, जो गुजरात के राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई, जो बड़े बड़े जो स्टेशन थे उनका राजधानी के साथ बिल्कुल ये कह सकते हो कनेक्टिविटी टूट चुकी थी। तो उस समय भी अमेचर रेडियो ने लोगों की खूब सहायता की थी, ठीक है। तो और आपको आए उत्तरकाशी में आए तूफान और महाराष्ट्र के लातूर के आसपास इलाकों में तूफान के बारे में पता होगा, वहाँ भी हेम रेडियो ऑपरेटरों ने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करी थी, ठीक है। और एक संगठन रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस ने और इन्होंने मिलकर दोनों की बहुत ज़्यादा जानें बचाई थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी थी एक दूसरे तक, फौजियों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई जब ढूंढ रहे होते हैं तो उनके आपस में कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भाई है, पढ़ सकते हो आप जो भी इसके बारे में आपने पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया है कि अमेचर रेडियो, हेम रेडियो, ठीक है, और ये किस प्रकार से काम करता है, और लगभग 1960 के दशक के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, किस प्रकार इन्होंने अलग अलग आपदाओं में लोगों की जान है वो बचाई, वो मैंने आपको बताया है। हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे ये हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बोलता है कि विच मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट नेचुरल डाइजेस्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी
एट द सेंटर इन इंडिया, कहता है कि जो सेंट्रल लेवल के ऊपर है, केंद्रीय लेवल के ऊपर है, वो भारत में कौन सी मिनिस्ट्री है वो कोऑर्डिनेट करती है, समन्वय करती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके मैनेजमेंट में। यानी जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके मैनेजमेंट में कौन सी, उसके मैनेजमेंट में आपकी कौन सी ये कह सकती हो मिनिस्ट्री है, वो आपकी कोऑर्डिनेशन करती है, समन्वय करती है, तालमेल करती है आपकी प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन में, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और ध्यान रखना भाई ड्रोट में नहीं होती ये, और ड्रोट में कौन सी होती है, आपको ड्रोट में कौन सी मिनिस्ट्री होती है आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करोगे कि ड्रोट में कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है, सूखा, जब सूखा पड़ता है तो कौन सी मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करती है सेंट्रल लेवल पर इंडिया में, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेज देना है। तो ये आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा, आज का आपसे सवाल है, आपको बताना है कि कौन सी कोऑर्डिनेशन करती है सेंट्रल लेवल पर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है, जिसमें हमने आपदा प्रबंधन को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। ये नहीं है कि भी ऑब्जेक्टिव, बहुत डिटेल में मैंने आपको करवाया है। और ये उम्मीद करता हूँ आज कम से कम हमने 40 से 50 क्वेश्चन हमने यहाँ से कवर किए हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।